नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेंस कार्यक्रम में। आज मैं क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज में राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी सिस्टम पर जो भी सवाल बीपीएससी में अब तक पूछे गए हैं उनको लेकर आया हूं। और ये बहुत ही आपके लिए शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। अधिकतर कोचिंग संस्थान वाले जो हैं लगभग 99% इतिहास पढ़ाकर आपको बीपीएससी निकलवाने की प्रयास में रहते हैं, लेकिन समय बदल रहा है और आप भी बदल जाएं। वो लोग आपको पेपर 1 के इतिहास पढ़ाते पढ़ाते इतने आपको उबाऊ बना देंगे कि फिर आपकी इंटरेस्ट ही ख़त्म होने लगती है और आप वहाँ से छोड़कर मजबूरन भागने पड़ते हैं। राज्य व्यवस्था सीरीज बहुत ही डायनेमिक बीपीएससी में पूछा जाता रहा है और ये पहला एक ऐसा सीरीज है बीपीएससी का, यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में जो पॉलिटी पूछा जाता है उससे बहुत ही आगे इसका ट्रेंड रहा है। क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही छोटे प्रकार के होते हैं, उसकी प्रकृति बहुत ही कम शब्दों में लिखने की होती है। लेकिन यहाँ जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डायमेंशन होती है, मल्टी डायमेंशन लेकर ये सवाल पूछे जाते रहे। तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी होना है कि आज आप देखेंगे कि राज्य व्यवस्था खंड के डायमेंशन क्या है बीपीएससी का पूछने का। और अगर आपका जीएस पेपर 2 में नंबर नहीं आता है तो आपको बीपीएससी पास करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए पेपर 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीएस खंड का होता है, तो इसको हम लोग बहुत ही बारीकी ढंग से देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं 9430555129 पे। तो दोस्तों, इसे 10 पार्ट में बांटा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। पिछले 66 के लिए आप मेरा प्रयास देख सकते हैं कि मैंने राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महामैराथन क्लास बीपीएससी मेंस को लेकर पहली बार यूट्यूब के इतिहास में मेरे द्वारा चलाया गया। और इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन और इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी महामैराथन क्लास चलाई गई थी मेरे द्वारा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के 67 को हर हालत में फाइनल हो जाए आपकी, इसी प्रतिबद्धता के साथ मैं आपके लिए ये ट्रेंड एनालिसिस ला रहा हूँ ताकि आपका 67 किसी भी हालत में चूक ना हो। दोस्तों, मेरा एक ही मोटो है, साथ चलें और सबसे आगे रहें। तो चलिए देखते हैं कि प्रस्तावना खंड में अब तक क्या ट्रेंड रहा है पूछने का। तो दोस्तों, प्रस्तावना में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है जो सवाल, वो पूछा गया है कि प्रस्तावना में जो शब्द वर्णित हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, तो क्रियान्वित करने के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है। यानी प्रस्तावना में जो भी हमारे उद्देश्य हैं तो उसको क्रियान्वयन करने के लिए संवैधानिक प्रयास क्या किए गए हैं, यानी संवैधानिक उपबंध क्या किए गए हैं, इसको लेकर सवाल पूछा गया है। दूसरा है कि प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। दूसरा सवाल है प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व। आंसर राइटिंग के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर और लगभग इंटायर सिलेबस जो आपका है पूरे को एक एक टॉपिक से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सभी क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल प्रकृति के हैं, जिससे आपका बीपीएससी में एक भी क्वेश्चन जो है फूटने की संभावना बिल्कुल न रह जाएगी। हर एक डायमेंशन को मैंने कवर किया है। तो देखिए, इस टाइप के सवाल आपको आंसर राइटिंग में भी पूछे गए। दूसरा है उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व को लेकर है। तो देखिए, प्रस्तावना से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके डायमेंशन बहुत ही शानदार रहे हैं। दूसरा है फंडामेंटल राइट, इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो फंडामेंटल राइट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक हाथ से फंडामेंटल राइट दिया जाता है तो दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है। यानी फंडामेंटल राइट आपको जो मौलिक अधिकार मिल रहा है तो उस पर कई सारे युक्त निबंधन लगाए गए हैं, तो इसी को लेकर एक सवाल पूछे गए हैं। दूसरा है मौलिक अधिकारों का वर्णन, किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र को विस्तार किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे मेनका गांधीवाद ने जीवन के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया, विस्तृत किया है, उसको लेकर बहुत ही शानदार सवाल बीपीएससी के द्वारा पूछा गया।
संपत्ति के अधिकार के वर्तमान स्वरूप को लेकर सवाल पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार पहले फंडामेंटल राइट के अंतर्गत था, फिर इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर 300 क में संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट से जो सवाल पूछे गए हैं उनके डायमेंशन को। इसके बाद देखिए डीपीएसपी के अंतर्गत जो सवाल पूछे गए हैं कि यह सिर्फ पवित्र घोषणा मात्र नहीं है बल्कि सुस्पष्ट निर्देश है। इसको क्रियान्वित करने के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है। इसके अलावा डीपीएसपी का वर्णन करें। 1950 के बाद बिहार में इसको क्रियान्वित करने के जो प्रयास किए गए हैं उसको लेकर है। डीपीएसपी की विवेचना एवं महत्व को लेकर सवाल पूछे गए हैं। और इसी के अंतर्गत देखिएगा एक अलग टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर, मौलिक कर्तव्य, तो इसके वर्णन को लेकर भी एक बार सवाल पूछे गए हैं। तो इसे भी देखने का प्रयास करेंगे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो आप देख सकते हैं संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम पे आधारित है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो देखिएगा केंद्र प्रायोजित योजना यानी CSS सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उसको लेकर सेंट्रल और स्टेट के बीच जो तनाव देखने को मिलते हैं तो उसको लेकर सवाल पूछे गए हैं। फिर है सेंटर स्टेट तनाव के क्षेत्रों यानी सेंटर और स्टेट यानी केंद्र व राज्यों के मध्य जो तनाव के क्षेत्र हैं उसे बताइए, और बिहार के संदर्भ में पूछा गया है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक संबंध को लेकर सवाल पूछे गए हैं। इसमें आपका राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद यानी NCTC के संदर्भ में स्पेशल सवाल पूछा गया है। सामयिक दिगो यानी रिसेंट ट्रेंड यानी सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या नए जो हैं ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, इससे सवाल पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन जो है अनुच्छेद 356 को जब लागू करते हैं तो 355 को मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए से संबंधित स्टेटमेंट आधारित सवाल है। अगला है कि केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है यानी हमारी जो संघीय व्यवस्था है फेडरल सिस्टम जो है वो केंद्र सरकार के ओर झुकी हुई है, इससे लेकर सवाल पूछे गए हैं। संघवाद में उभरती नई प्रवृत्तियाँ यानी देखिए क्वेश्चन जो है रिपीटेड है यानी ये 2 बार पूछा गया है। अर्ध संघीय क्यों यानी भारतीय फेडरल सिस्टम जो है वो संघीय है या नहीं उसको लेकर सवाल पूछा गया है कि ये अर्ध संघीय कैसे वेयर के द्वारा बताया गया है कि ये अर्ध संघीय है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा देखिए कि सेंटर स्टेट रिलेशन का जो सबसे मजबूत कड़ी होता है मतलब एक राज्यपाल की संकल्पना की गई है। तो देखिएगा कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर जो है बिहार के संदर्भ में उनकी भूमिका पे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की भूमिका क्या है तो उस पर सवाल लगातार पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया कि राज्यपाल एक कठपुतली के जैसा होता है, जिस पे आप देख सकते हैं कि बीपीएससी में विवाद भी देखने को मिला है। इनके शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति, शक्ति, कार्य एवं भूमिका को लेकर सवाल यानी बहुत बार बीपीएससी में राज्यपाल को लेकर पूछा गया। देखिए बीपीएससी में जो पॉलिटी के सवाल हैं ये राज्य की नौकरी है, तो राज्य की नौकरी में राज्य से कनेक्टेड जो मुद्दे होंगे वो पॉलिटी में पूछे जाते हैं। तो राज्य का और सेंटर के स्टेट के बीच जो है एजेंट की भूमिका राज्यपाल को है। तो देखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यपाल टॉपिक है। और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है संघीय व्यवस्था जो है ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक सवाल हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। एक बार आपसे सवाल मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शक्तियों, कार्यों तथा उपलब्धियों यानी बिहार में मुख्यमंत्री की उपलब्धियों को लेकर भी सवाल पूछे गए। तो इसे भी इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप देखिएगा न्यायपालिका संबंधित सवाल भी लगातार पूछे गए हैं, जिसमें देख सकते हैं न्यायिक सक्रियता को लेकर सवाल पूछे गए हैं। न्यायिक पुनरीक्षण, मूल ढांचा को लेकर सवाल पूछे गए हैं। मूल ढांचा, मूल संरचना को लेकर 2 बार सवाल पूछे गए हैं। संविधान एवं संवैधानिकता क्या है इसको लेकर है। संसदीय लोकतंत्र में दुधारी तलवार है।
थोड़ा क्लास ले रहे हैं। हेलो, देख सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में एक स्टेटमेंट आधारित सवाल पूछे गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र में यह दुधारी तलवार है। तो लगातार आपको न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरीक्षण, मूल ढांचा, इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको न्यायपालिका की भी जितने भी डायमेंशन है उसे बेहतरीन ढंग से तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि सवाल जो भी पूछे आप उसे बेहतर आंसर लिख सकते। आगे देख सकते हैं कि अगला जो टॉपिक है चुनाव को लेकर, तो ये चुनाव से भी लगातार सवाल पूछे गए हैं। तो मेरे द्वारा पहले भी कई बार बताया गया है कि 5 टॉपिक आपको जो है देखना है। जैसे एक टॉपिक आपका फंडामेंटल राइट, और ये प्रस्तावना, और एक डीपीएसपी, एक टॉपिक है, तीनों से सवाल आते हैं। दूसरा सेंटर स्टेट रिलेशन से लगातार सवाल, राज्यपाल, ये सब पूछे जाते हैं। तीसरा जो है आपका चुनाव से भी लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। तो चुनाव में देखने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संचालन को लेकर निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर, फिर है नौकरशाही की भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर, फिर चुनावी पहचान पत्र का उद्देश्य को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल पूछे गए हैं। मध्यावधि चुनाव, देखिए बार बार जो चुनाव होते हैं या बीच में जो चुनाव होती है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उससे भारतीय राजनीति किस तरह से प्रभावित हो रही है, इसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। चुनाव प्रचार, बिहार में महत्वपूर्ण पद्धतियां, यानी चुनाव प्रचार कैसे किया जा रहा है, बिहार में कौन सी पद्धति चुनाव प्रचार की लागू की जा रही है, अपनाई जा रही है, तो उसको लेकर सवाल पूछा गया है। बिहार में चुनाव की प्रक्रिया क्या है, इस पे भी सवाल पूछे गए। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका राजनीति को लेकर। यहाँ से हर एक साल बहुत ही मल्टी डायमेंशनल वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में फंसाने का काम करता है। सबसे ज़्यादा आपको परेशान यही टॉपिक करेगा, राजनीति से जो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुख हो गया है, यानी दल जो है, राजनीतिक दल, वो व्यक्ति ओरिएंटेड हो गए हैं, वो राष्ट्र ओरिएंटेड नहीं है, नेशन ओरिएंटेड नहीं है। तो इस पे सवाल, बहुत अधिक राजनैतिक दल जो है, भारतीय राजनीति का भी साफ है। तो देखिए बहुदलीय पद्धति को लेकर सवाल पूछे गए हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव को लेकर, क्षेत्रीय राजनीतिक दल भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, उसको लेकर सवाल है। विकास राजनीति वर्सेस वर्णात्मक राजनीति, तो आप देख सकते हैं जाति धर्म की जो राजनीति है और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो है, तो इस पे भी आपको सवाल पूछे गए हैं। फिर है दबाव समूहों की क्या भूमिका होती है राजनीति में, उस पे भी सवाल हैं। हिंदुत्व अवधारणा यानी धर्मनिरपेक्षवाद के विरोध में विरोधी है, ये कैसे है, इस पे भी आपको सवाल पूछा गया है हिंदुत्व को लेकर। फिर आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है आपको जाति, वर्ग, आरक्षण, भाषा, सांप्रदायिकतावाद, धर्म, यानी आप समझ सकते हैं कि हर एक पहलू पे आपको सवाल पूछा गया। तो इसको हर एक पहलू को आपको बेहतरीन ढंग से तैयार रखने की आवश्यकता होगी। फिर है गठबंधन की भूमिका साझा राजनीति को लेकर आपसे सवाल पूछे गए हैं। फिर है असमान विकास, यानी देखिएगा कि जो विकास हुआ है भारत में वो समान विकास यानी समावेशी विकास नहीं हुआ। तो समावेशी विकास नहीं हुआ यानी बिहार जैसे देखिएगा कि विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। तो इसको लेकर असमान विकास को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं क्या उत्पन्न हुई है, इससे भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इससे भी सवाल पूछे गए हैं। अब आपके पास है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अन्य के अंतर्गत भी बहुत सारे पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका पंचायती राज को लेकर है। 73वां संविधान संशोधन से सवाल पूछे जाते हैं, ग्राम पंचायत से सवाल पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं एक और जो है आपका 73वां संविधान संशोधन से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछा गया कि भारतीय संसद में संविधान संशोधन की
प्रक्रिया क्या है और 73वां संविधान संशोधन को उसमें टैग करके पूछा गया। तो आप देख सकते हैं। फिर है लोकतंत्र में उभरती नई प्रवृत्तियां, यानी भारतीय लोकतंत्र में क्या ट्रेंड कैसे बदल रहा, नई नई प्रवृत्तियां कैसे क्या जन्म ले रही है, उसको लेकर सवाल पूछा गया। एक भारत एक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य है। तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है एक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य है। तो इस संदर्भ में भी टिप्पणी पूछा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि संसदीय संप्रभुता को लेकर मेरे द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस भी किया गया था, एक अलग टॉपिक था। तो देखिए पूछा गया है संसद को लेकर, संसदीय संप्रभुता। संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था। संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। तो ये भी आपको सवाल पूछा गया है। एक है कि संसद जो है एक राज्यों के एकीकरण का एक मंच प्रदान करता है, इससे सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी शुरू से यानी प्री एग्ज़ाम के पहले से नहीं करना शुरू करेंगे तो कोई भी आपको पीटी एग्ज़ाम होने के बाद जो है आपका मेंस नहीं निकलवाएगा। आप भी उतने बेवकूफ़ हैं और आपको बेवकूफ़ बनाने वाले का मार्केट में बाज़ार लगा हुआ है। आप भी प्री एग्ज़ाम तक बैठे रहते हैं और प्री एग्ज़ाम के बाद सोचते हैं कि कोई ऐसा जादूगर मिले जो हमें अगले 3 महीने 2 महीने में मेंस एग्ज़ाम निकलवा दे, और वो जादूगर आपके इंतज़ार करता है। आपको हो या न हो उससे कोई फ़र्क उसे नहीं पड़ता, लेकिन आपके पैसे से उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपका जो ये जो कमी है कि आप पीटी एग्ज़ाम के बाद जो है रिजल्ट के बाद जो मेंस की तैयारी के लिए हमेशा एक्टिव होते हैं, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। और आपको अभी से ही मेंस एग्ज़ाम के लिए उतना ही सीरियस होने की आवश्यकता है जितना आप प्री एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है। आप समझ सकते हैं इतने आपके सवाल पूछे गए, यानी इतने टॉपिक पे आपका नोट्स बना होना चाहिए, इतने टॉपिक पे आपको समझ होना चाहिए। और अगर नहीं होगा समझ तो फिर वहाँ आम इमली लिख कर आप आएंगे और कहेंगे कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं होता है। तो दोस्तों सावधान होने की आवश्यकता है, अभी से ही चेतने की आवश्यकता है और अभी से ही कमर कसने की आवश्यकता है, ताकि 67 को आप हर हालत में फाइनल कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक नए क्वेश्चन एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।